जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसको बनाने के पीछे एक कारण होता है और जब तक हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी निर्माण हमारे लिए सही रहता है तब तक हम उसे बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं और जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तब हम उसको लावारिस छोड़कर भूल जाते हैं। इसके बाद तो वो निर्माण बस प्रकृति के भरोसे हो जाता है। धूल मिट्टी की मोटी परत उस पर चढ़ जाती है और वो बस सालों तक इंतजार करता है कि कोई आएगा जिसको उसकी ज़रूरत होगी। आज आप जो भी जगह इस वीडियो में देखेंगे उन सभी जगहों को उसके निर्माताओं द्वारा लावारिस छोड़ दिया गया। इसके पीछे का कारण शायद आपको चौंका सकता है। ये बड़ी सी और कमाल की दिखने वाली बिल्डिंग क्यूबा के एक आइलैंड पर बनाई गई। दिखने में लग रहा है ये कोई थिएटर या फिर स्टेडियम वगैरह होगा, लेकिन असलियत में ये एक जेल थी और इसी जेल में एक समय पर क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो को रखा गया था। इस जेल का नाम था प्रेसिडियो मॉडेलो। ये एक आइलैंड पर बनाई गई थी जो कि तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। कमाल की बात यह थी कि इस जेल के पास जाने की आज्ञा किसी को भी नहीं थी। इस जेल का ये कमाल का डिजाइन क्रेस्ट हिल्स यूएसए में डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन के पीछे का मकसद यही था कि जो भी कैदी इसमें रहते थे उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि सरकार उन पर नजर कैसे रख रही है। इस वजह से वो हमेशा सतर्क रहते थे और कोई गलत कदम उठाने की तो वो सोच भी नहीं सकते थे। इस बिल्डिंग को 5 हिस्सों में बनाया गया था और पूरे 50 सालों तक इस जेल को इस्तेमाल करने के बाद इसे पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया गया और तब से लेकर आज तक ये बिल्डिंग धीरे धीरे ढहती जा रही है। एक समय पर ब्रिटेन में ऐसे लाल रंग के टेलीफोन बूथ्स बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। फिल्मों या टीवी शोज में आपने इनको जरूर देखा होगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल इस दुनिया में आए तो लोगों की नज़रों में इनका कोई काम नहीं बचा और आज नॉर्थ यॉर्कशायर इंग्लैंड में इन बूथ्स का एक पूरा कलेक्शन धूप में पड़ा प्रकृति की मार झेल रहा है। इन्हें यार रिसाइकलिंग का आइडिया सोचकर लाया गया था, लेकिन इन पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। पर जंग ने अपना काम बखूबी निभा दिया। इनका चमकीला लाल रंग आज कुछ और ही बन चुका है। एक समय पर लोगों के लिए ये जिंदगी का अटूट हिस्सा हुआ करते थे। 1980 तक आते आते सिर्फ ब्रिटेन में ही 70,000 से ज़्यादा टेलीफोन बूथ्स लगाए गए थे और आज सिर्फ कुछ 100 ही सड़कों पर बचे हुए हैं। इनमें से कुछ को तो एटीएम बना दिया गया और बाकी सबका आज ये हाल हो चुका है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर देश एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे बनाने में लगे हुए हैं। इसके लिए तो कुछ देश तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टोटका सबसे अजीब था। बात करते हैं 1993 की। रशिया और जापान के संबंधों को अच्छा करने का एक कदम उठाया गया। जापान के लोगों ने एक पार्क बनाया जिसका नाम निगाटा रशियन विलेज रखा गया। इसमें बनी हर बिल्डिंग को रशिया के रीति रिवाजों के हिसाब से बनाया गया। इन सब काम पर मोटा पैसा खर्च किया गया। इस गांव में एक कैथेड्रल, गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट्स और म्यूजियम तक शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से ये गांव रशिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया। इसे खोलने के कुछ समय बाद ही वापस बंद कर दिया गया और कई सालों तक लावारिस पड़ा रहा। इसके बाद 2002 में इसकी मरम्मत करके एक बार फिर से रशिया के लोगों को रिझाने के लिए इसे खोला गया, लेकिन अब फिर से खोला गया पार्क भी रशिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाया और इसे सिर्फ 6 महीने बाद ही वापस बंद कर दिया गया। इसके बाद इसमें किसी ने आग लगा दी जिससे इसमें बने होटल जलकर राख हो गए और इसके बाद इन पार्क में से ज़्यादातर स्टील को या तो निकाल लिया गया या फिर चुरा लिया गया और आज हालत ये है कि ये पार्क खूंखार जानवरों का घर बन चुका है जिस पर प्रकृति धीरे धीरे अपना काम कर रही है। अब मेरा सुझाव ये था कि अगर रशिया के लोगों को बस इम्प्रेस करना था तो जापान के लोग उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स भी तो भेज सकते थे। लीना खमारी एक समय पर सेनाओं के लिए एक ऐसी जगह हुआ करती थी जिसके लिए लोग लड़े और इसके लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दी, लेकिन आज ये एक लावारिस मिलिट्री बेस बन चुका है। आज इसको हर कोई भूल चुका है। मरमंस्क रशिया में बनी ये जगह पहले फिनलैंड को दी गई। इस हार्बर में एक फिश फैक्ट्री, एक होटल और मिलिट्री बेस मौजूद था। कई सालों तक इस हार्बर ने बखूबी काम किया, लेकिन जो कुछ वहाँ कभी खड़ा था उनमें से आज कुछ भी वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विंटर वॉर के दौरान लीना खमारी को सोवियत यूनियन द्वारा हड़प लिया गया, लेकिन बाद में फिर से इसे फिनलैंड को दे दिया गया। लेकिन आज इसकी हालत ये है कि इसे कोई देखने भी यहाँ नहीं आता, क्योंकि देखने लायक अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। इसकी ज़रूरत महसूस ना करते हुए पहले ब्रिटिश लोगों ने इस पर बम गिराए और इसके बाद सोवियत ने भी इसे फिर से तहस नहस कर दिया। स्टील का इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये किसी मूवी का सेट होगा,
लेकिन ये तो बेल्जियम में बनी एक ब्लास्ट फर्नेस है। एक समय पर यह जगह कई देशों में स्टील पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन आज वहां कुछ नहीं बचा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यहाँ काम शुरू किया गया। लोहे को भट्ठी में पिघलाकर यहाँ से बाहर भेजा जाता था। 2008 तक इस फैक्ट्री ने बहुत अच्छे से काम किया। इस समय तक ये फैक्ट्री कार बनाने वाली फैक्ट्रीज को स्टील सप्लाई करने का काम करती थी, लेकिन हर किसी को पता है कि 2008 में पूरी दुनिया में मंदी का दौर आया, जिस वजह से इस प्लांट को ऑर्डर मिलना बंद हो गए। इसके बाद इस पूरे सामान को 2012 में एक और कंपनी के हाथों बेच दिया गया। खरीदने वाली कंपनी ने ये वादा किया था कि वो फिर से इसे चालू करेंगे और वो नौकरियां फिर से वापस लाएंगे जो इसके बंद होने के समय लोगों से छीन गई थी। लेकिन उन्होंने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि खरीदने वाली कंपनी ने खरीदने के बाद जांच करवाई और उसमें सामने आया कि अब इस प्लांट को फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इस वजह से ये प्लांट अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है और आज भी लावारिस पड़ा है। 2004 में जब वियतनाम में होल्ट विथ को खोला गया तो सभी को यही लग रहा था कि इस पार्क की वजह से यहाँ पर्यटन ज़्यादा बढ़ेगा। इसे बनाने में पूरे $3 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन बदकिस्मती से जितने लोग इसकी ओपनिंग में आए उससे ज़्यादा लोग कभी इसे देखने नहीं आए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा इस पार्क के साथ क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जब ये पार्क आधा ही बना था तभी सरकार ने इसका उद्घाटन कर दिया, क्योंकि सरकार ने जनता से वादा किया हुआ था कि वो उनके लिए एक पार्क बनाएंगे। लेकिन आधी अधूरी बनावट की वजह से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। इस पूरे पार्क में सिर्फ ड्रैगन एक्वेरियम का काम ही कभी पूरा किया गया था, जो आज भी पार्क के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। इसे बनाने वाली संस्थाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इसे बनाया था कि ये लोगों के मन को अच्छे से भाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज ये पार्क पूरी तरह से प्रकृति की गोद में चला गया है। लॉस एंजलिस में बनी मर्फी रेंच के चारों ओर एक रहस्य घूमता हुआ दिखाई देता है। लोग बताते हैं कि 1933 में इस जमीन को जेसी मर्फी नामक शख्स ने खरीदा था, लेकिन उसके खरीदे जाने के कोई भी सबूत किसी के पास नहीं थे और ना ही कोई जेसी मर्फी नाम का शख्स इस दुनिया में मौजूद था। लेकिन जर्मन के रहने वाले एक आदमी ने यहाँ बिना कुछ सोचे एक रेंच बनवा डाली। इस रेंच में कई सारी बिल्डिंग्स और फ्यूल टैंक्स शामिल थे। इसकी बनावट को देखकर लगता था कि इसे इस तरह से बनाया गया था जैसे इसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा जाना हो। लेकिन 1941 में सरकार को इसकी भनक लग गई और इसे बनाने का काम वहीं की वहीं रुकवा दिया गया, और उसके बाद से यहाँ ना तो आज तक कोई आया है और ना ही ये किसी को पता चला है कि ये जमीन किसकी है। शिंजुकू जापान में बनी न्यू स्काई बिल्डिंग को देखने पर लगता है कि शिपिंग कंटेनर्स को एक के ऊपर एक रखकर इसे बनाया गया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। एक लंबे समय तक जापान में घर इसी तरह से बनाए जाते थे और वहाँ के लोग मानते थे कि आने वाले समय में पूरी दुनिया उनका ये स्टाइल कॉपी करेगी। इस तरह का डिज़ाइन जापान में 1970 में प्रसिद्ध हुआ। आम बिल्डिंग्स की बजाय इन्हें बनाना बेहद मुश्किल काम था। अब किसी चीज़ को बनाना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि इसे खरीद पाना भी मुश्किल होगा। जी हाँ, ये इतनी महंगी थी कि लोग ना तो इन्हें खरीद पाए और ना ही इन्हें किराए पर ले पाए, जिसके बाद इन्हें बनाने वाले लोगों को मजबूरन इसे लावारिस छोड़ना पड़ा। और आज ये बिल्डिंग पूरी तरह से प्रकृति की मार झेल रही है और बस इंतज़ार कर रही है कि कोई आएगा और इसका ख्याल करेगा। और दोस्तों, मैंने एक और चैनल बनाया है। उस चैनल पर टैक्स से रिलेटेड फैक्ट्स अपलोड किए जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत जगह कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।